to all of you. In today's lecture, we will going to learn about the groundwater contamination and its control. In previous lecture, we will learn about the various parameters for the groundwater quality, why groundwater is important, what is the global distribution of water, what is the percentage of groundwater. We learned all these in our previous lecture. In this lecture, we will learn about the groundwater pollution and its control, कि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन या फिर कंटामिनेशन होता क्या है और उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. नाउ फर्स्ट थिंग विच कम्स इन आवर माइंड, पोल्यूशन एंड कंटामिनेशन, दीज आर टू वर्ड्स. एज अ लेमैन लैंग्वेज, इन नॉर्मल अगर हम देखेंगे तो हमको लगता है ये दोनों वर्ड सेम ही है, पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है एंड इट इज वेरी इजी. द डिफरेंस इज दैट पोल्यूशन हम जब बोलेंगे जब जो पानी में एलिमेंट है वो हार्मफुल होता है ह्यूमन बींग्स के लिए, अदर ऑर्गेनिज्म के लिए. ओके. और कंटामिनेशन क्या है? कंटामिनेशन होता है प्रेजेंस ऑफ दैट सब्सटेंस, मतलब उस एलिमेंट की प्रेजेंस नेचुरल वाटर में या फिर ग्राउंड वाटर में. So contamination is the presence of substance that should not be present naturally, and pollution is when the contaminant cause harm to human beings, animals. Okay, so this is the basic difference between the contamination and pollution. Now let's talk about the pollution of groundwater. Look, the source and causes of groundwater pollution are closely associated with human use of water. ठीक है, तो जब हम ग्राउंड वाटर की पोल्यूशन की बात करते हैं तो बहुत हद तक जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज हैं, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूशन ऑफ ग्राउंड वाटर. यहाँ पे दो टर्म्स आएंगे आपको, एक होता है जियोजेनिक पोल्यूशन और दूसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक सोल्यूशन. जब हम जियोजेनिक की बात करें, जियो मतलब अर्थ होता है, तो ये रिलेटेड है नेचर से. जो नेचुरली जो ग्राउंड वाटर कंटामिनेंट हो रहा है, जो पानी ग्राउंड वाटर कहाँ मिलता है? वो हमको मिलता है रॉक्स में. वो हमेशा रॉक्स के कांटेक्ट में रहता है. और रॉक्स किससे बनती है? रॉक्स विल फॉर्म बाय द एग्रीगेट ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स, है ना. तो वो मिनरल्स कुछ भी हो सकते हैं रॉक्स में, लेड, कॉपर, सिलिका, आयरन, ऑक्सीजन, एवरी मिनरल, एवरी एलिमेंट इज इन रॉक. वो डिपेंड करता है कि कौन सी रॉक है. ठीक है, तो जो रॉक्स में एलिमेंट्स होंगे वही पानी में होंगे. वो कैसे होंगे? यू नो दैट वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट. तो पानी धीरे धीरे क्या करता है, रॉक्स में जो एलिमेंट होते हैं उसको डिसॉल्व करता रहता है और वो जो एलिमेंट होते हैं वो पानी में आ जाते हैं. ठीक है, तो ये वाला पोल्यूशन किस टाइप का हो गया? ये हो गया जियोजेनिक टाइप का पोल्यूशन. अब हम कौन सी बात करें? एंथ्रोपोजेनिक. एंथ्रो से मतलब यही है कि हम बात करें ह्यूमन बींग्स की. तो जो हमारे द्वारा जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से जो पोल्यूशन होता है वो एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन होता है. ओके, सो द प्रिंसिपल source and cause of groundwater pollution can be categorized as municipal, industrial, agriculture, and miscellaneous. Most pollution stem from disposal of waste on or into the ground. So methods of disposal include placing waste in percolation ponds on the ground surface, in seepage pits or trenches, in dry stream beds, in landfill, into disposal wells, and into injection wells. So pollution in relation to water use. The possible polluter in groundwater are virtually limitless. This I already discussed. I think there is no need to discuss these slides. This is important. Groundwater contamination scenario. तो एक मैंने क्या बोला था आपको, जो
पोल्यूशन होता है वो दो टाइप का हो गया, एक जियोजेनिक पोल्यूशन हो गया, एक एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन हो गया। यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन सिनेरियो बता रहे हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक है पॉइंट सोर्स और एक है नॉन पॉइंट सोर्स। अब ये क्या है, जो पॉइंट सोर्स है वो इंक्लूड कर रहा है कौन से पोल्यूशन को, जो पॉइंट सोर्स है वो बता रहा है स्टोरेज टैंक्स, जो स्टोरेज टैंक्स है अंडरग्राउंड, जो लैंडफिल्स है, पाइपलाइंस हैं, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस हैं, पेट्रोलियम रिफाइनिंग लोकेशंस है, वो ट्रीटिंग फैसिलिटीज हैं, एंड मेनी अदर कंसीडर्ड एज अ पॉइंट सोर्स। ठीक है, जहाँ एक पॉइंट से क्या हो रहा है, कंटामिनेशन वाटर में, ग्राउंड वाटर में जा रहा है, वो वैसे ही दूसरा क्या है, non-point source of distribution, it's include agriculture activity. Okay, so this is all about the point source and non-point source. ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, अगर ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन किन किन वजह से हो रहा है, देखिए अब क्या है, आपका ये एक्वीफर है, ठीक है, अब ये आपने वेल बनाया है, ठीक है, यहाँ से देखिए ये क्या है, आपका एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ से आप जो भी फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, वो क्या हो रहा है, जब इरिगेशन हो रहा है तो वो आ जा रहा है, इनफिल्ट्रेट होके इसमें आ जा रहा है। ये आपका सेप्टिक टैंक है, सेप्टिक टैंक से अगर लीकेज हुआ तो इसमें आ जा रहा है। ये आपका लैंडफिल्स है, लैंडफिल्स मतलब यहाँ पे जो आप डिस्पोज कर रहे हो वो भी रन ऑफ होके फिर यहाँ पे आ जा रहा है, ये भी पर्कुलेट होके आ रहा है। तो these are the important causes for the what, groundwater pollution. Okay, so now let's talk about the sources and causes of pollution. तो जितने भी सोर्स हैं ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को, उसको 3 कैटेगरी में इनने कैटेगराइज किया अकॉर्डिंग टू दियर ज्योमेट्री। मतलब ज्योमेट्री की बात कर रहा है कि स्क्वायर में है कि लीनियर में है कि हैप्पैजार्डली, ये क्या है। तो पहला हमने जो पॉइंट सोर्स की बात की थी, देखिए पॉइंट सोर्स की बात मतलब कि मैंने क्या की थी, एक पॉइंट की बात कर रहा है, सिंगल लोकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, अगर सेप्टिक टैंक है तो सेप्टिक जो टैंक है वो एक पॉइंट, इसी पॉइंट से ही वहाँ कंटामिनेट ग्राउंड वाटर में आ रहा है। ठीक है, दैट इज ठीक। फिर यहाँ पे आ रहा है लाइन सोर्स, मतलब एक लाइन में कंटामिनेंट हो रहा है। डिफ्यूज सोर्स, एक्यूपाई एन एक्सटेंसिव एरिया, मतलब डिफ्यूज एग्रीकल्चर एक्टिविटी इसका मेन है, क्योंकि एक बड़ा सा लैंड है, उसमें आपने जो आपकी खेती है यहाँ पे आपने इरिगेशन किया, पानी डाला, फर्टिलाइजर भी है, तो ये तो पर्कुलेट होकर पूरा ही नीचे जा रहा है ना, तो एक बड़े एरिया में हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजिव सोर्स या फिर नॉन पॉइंट सोर्स। ओके, so principal sources and causes of pollution with regard to their occurrence, अगर हम occurrence की बात करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो मेन जो सोर्स हैं ग्राउंड वाटर के वो है म्युनिसिपल सोर्सेज है, इंडस्ट्रियल सोर्सेज है, एग्रीकल्चर सोर्सेज एंड मिसलेनियस सोर्सेज है। ठीक है, तो हम जो पहला हमारा म्युनिसिपल सोर्सेज एंड देयर कॉज, ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो जो पहला हमारा है म्युनिसिपल मतलब सीवर लीकेज, जो पहला पॉइंट है वो क्या है हमारा, सीवर लोकेज। तो सीवर लोकेज में क्या होता है, जो इतनी भी सैनिटरी सीवर्स होते हैं, these are intended to be watertight, however in reality leakage of sewage into the ground is a common occurrence, especially from the old sewers। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा, देखिए ये कॉमन प्रॉब्लम है, कहीं सीवर हम बोलते हैं ना ब्लॉकेज हो गया है, तो लीकेज भी ऐसे ही कॉमन चीज़ है, तो अधिकतर लीकेज। और अगर हम पुरानी सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ तो ये प्रॉब्लम बहुत ही रहता है, तो दिस इज़ अ कॉमन थिंग। तो लीकेज में रिजल्ट फ्रॉम पुअर वर्कमैनशिप, डिफेक्टिव सीवर पाइप, breakage by tree roots, rupture from heavy loads or soil, slippage, fractures from seismic activity, loss of foundation support, shearing due to differential settlement at manholes, and infiltration causing sewage flow into abandoned sewer laterals. Okay,
तो सीवर लीकेज से हो क्या सकता है, सीवर लीकेज से हमारा जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है उसकी वो इंक्रीज हो सकता है, नाइट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो सकता है, ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जो बैक्टीरियाज हैं जो वो हो सकता है, और जो हैवी मेटल्स हैं जैसे कि आर्सेनिक, कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीज एंड मरकरी में एंटर द वेस्ट वाटर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारा एक्वीफर को कंटामिनेट कर सकती हैं। ठीक है, ये हो गया पहला म्युनिसिपल में। ठीक है, फिर हमारा आ रहा है दूसरा लिक्विड वेस्ट। तो लिक्विड वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम अर्बन एरियाज में देखेंगे तो वेस्ट वाटर जो ओरिजिनेट होता है फ्रॉम लाइक आपकी डोमेस्टिक यूजेस से, इंडस्ट्रीज से, तो ये जो वाटर निकलता है लिक्विड, वो जो होता है इट इज़ अ हाईली वेरिएबल मिक्स ऑफ वाटर रिसीव some degree of treatment and is then discharged into surface water. ठीक है, so there is an increased trend for treated wastewater to be recharged into the ground where it mingles with naturally occurring water and subsequently become available for reuse. ठीक है, so land application of municipal effluent is accomplished by one of three methods: by irrigation, infiltration, percolation, or overland flow. So the selection of a method at a given site is primarily governed by the drainability of the soil, because this property determines the allowable liquid loading rate. In irrigation system, wastewater is applied by spraying ridge and furrow and flooding. Some water is lost by evaporation. For the infiltration percolation method, effluent is applied by spreading in basins or by spraying almost all of the water so applied reaches the groundwater. So अभी तक जो मैंने बोला वो ये है कि अगर हम अर्बन एरियाज में या अर्बन इंडस्ट्रियल जो एरिया रहते हैं वहाँ से जो पानी निकलता है और जो हम यूज़ करते हैं उससे जो डोमेस्टिक जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको हम क्या करते हैं, हमने आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने प्रीवियस सेमेस्टर में कि हम वेस्ट वाटर डिस्पोजल के बारे में, उसको हम कैसे डिस्पोज करते हैं, ट्रीट करने के बाद डिस्पोज करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पानी रहते हैं म्युनिसिपल वेस्ट वाटर जो रहते हैं इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स रहते हैं कंटामिनेंट जो कि ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाते हैं, और अगर ये एक बार ग्राउंड वाटर में चले गए तो वो क्या होते हैं, पूरे एक्वीफर को क्या कर देते हैं, ये कंटामिनेट कर सकते हैं। ओके, so where the recharge water is later extracted for potable concern exists regarding health aspect of this reclaimed water, particularly involving virus, trace element and heavy metals and stable organics. ओके, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो भी हम ये वेस्ट वाटर डाल रहे हैं हम कैसे एरिया में डाल रहे हैं, क्योंकि जब हम डिस्पोज करते हैं ये वेस्ट वाटर तो हमको ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ की रॉक कैसी है। अगर फाइन ग्रेन मटेरियल है सच एज बेसाल्ट एंड लाइमस्टोन एक्वीफर तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ये तो गुड एक्वीफर्स होते हैं तो इसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं ग्राउंड वाटर के कंटामिनेंट होने के। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ एंड कॉजेस। तो इसमें भी हमारा जो इंडस्ट्रियल का जो पानी होता है, इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रियल जो प्लांट्स रहते हैं उसमें कूलिंग के लिए, सैनिटेशन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए बहुत पानी निकलता है, और वो जो वेस्ट वाटर होता है यूज़ होता है और जो वो वेस्ट वाटर निकलता है इंडस्ट्री में उसमें डिफरेंट हैवी मेटल्स रहते हैं और उन पानी को हम डिस्चार्ज कर देते हैं कहाँ, पिट्स में, पॉन्ड्स में, लैगून में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, ये पानी माइग्रेट डाउन
माइग्रेट करता है डाउन बिलो द अर्थ टू द वाटर टेबल. ओके, सो हमें तो कूलिंग वाटर इज समटाइम रिचार्ज अंडरग्राउंड थ्रू shallow disposal well because it equally except for the addition of heat may be unimpaired. And this the disposal of hazardous and toxic industrial waste is sometimes accomplished by mean deep of injection well, and that place the fluid into saline water formation far below developed fresh water aquifer. तो ये कॉज होता है ग्राउंड वाटर को इंडस्ट्रियल जो सोर्स है वो ये है. ठीक है, दूसरा आपका क्या है, टैंक एंड पाइपलाइन लीकेज. जो इसमें दिख रहा है टैंक एंड पाइपलाइन लीकेज, इसमें क्या है, सोर्स जैसे गैसोलीन स्टेशन है, फ्यूल ऑयल टैंक्स है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है फ्रॉम इंडस्ट्रियल पाइपलाइन एंड टैंक्स है. इसमें क्या होता है कि जो भी आपके सपोज जो स्टेशन है, गैस स्टेशंस है ना, होम फ्यूल ऑयल टैंक्स हैं, ये सब जो एरिया होते हैं, अगर यहाँ पे लीकेज हो गया, ये सब पाइप्स जो होते हैं वो अंडरग्राउंड रहते हैं, और सॉइल अगर बहुत परमेबल हुई इस एरिया की और उनके जो पाइप जो सिस्टम उसमें लीकेज हुआ, तो जो भी आपका ऑयल है, हार्मफुल गैस है, वो क्या सब क्या होती है, माइग्रेट होती है स्लोली आपके क्या वाटर टेबल में, और वो ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाती है. ठीक है, तो जैसे और कभी कभी आपने सुना होगा जो लिक्विड रेडियो एक्टिव वेस्ट रहता है वो स्टोर करते हैं अंडरग्राउंड टैंक में. अगर इसमें लीकेज हो जाता है तो दिस विल कॉज अ सीरियस पोल्यूशन प्रॉब्लम इन लोकल ग्राउंड वाटर. ठीक है, तो ये क्या है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है. एक आपका लिक्विड हो गया, दूसरा क्या, टैंक एंड पाइपलाइन लीकेज. फिर इसके बाद जो आता है वो आता है ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटीज. ठीक है, हम जो माइनिंग से हमारा मतलब है कि हम मिनरल्स निकालते हैं जो अर्थ से, जैसे हमारा गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, कोल हुआ, यूरेनियम हुआ, ठीक है, ग्रेवल सैंड, ये सब जो चीज़ें हम निकालते हैं, इससे क्या होता है कि हम अंडरग्राउंड एक्सकवेशन कर रहे हैं. ठीक है, जब हम अंडरग्राउंड एक्सकवेशन कर रहे हैं तो समटाइम्स क्या होता है, जो वाटर टेबल होता है हम उस वहाँ तक पहुँच जाते हैं. तो पहुँचते हैं तो क्या होता है कि जो केमिकल जो अचानक से क्या होता है, जब रॉक एक्सपोज होती है वो रिएक्ट करती है, तो उसमें जो मिनरल्स होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स बनाते हैं. वो क्या होते हैं, वो वाटर टेबल, वो पानी उसमें जब वाटर टेबल का पानी जब पहुँचता है तो वो कुछ रिएक्ट करके वाटर टेबल में वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, कंटामिनेट करता है ग्राउंड वाटर को. तो बहुत जगह आपने सुना होगा कि पीएच लो हो जाता है, आयरन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है. तो ये सब इसी वजह से होता है, ड्यू टू माइनिंग एक्टिविटीज से. ठीक है, फिर हमारा क्या आया, ऑयल फील्ड ब्राइन्स. ठीक है, ऑयल फील्ड ब्राइन्स जो होती हैं, ये क्या होता है कि जहाँ पे प्रोडक्शन होता है ऑयल एंड गैस का, तो उसी को हम ऑयल फील्ड ग्राइंस बोलते हैं. यहाँ पे क्या होता है, डिस्चार्ज होता है वेस्ट वाटर का इन द फॉर्म ऑफ ब्राइन का. तो जो कंस्टिट्यूंट होते हैं ब्राइन के, वो रहते हैं आपके सोडियम, कैल्शियम, अमोनियम, बोरोन, क्लोराइड, सल्फेट, ट्रेस मेटल एंड हाई टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स. सो अगर आप पास्ट की बात करते हैं, सो इन द पास्ट ऑयल फील्ड ब्राइन डिस्पोजल वॉज हैंडल बाय डिस्चार्ज टू स्ट्रीम और एवोपरेशन पॉन्ड्स. सो इन बोथ केसेस में क्या होते थे, जो ये जो चीज़ें थी ब्राइन, वो पोल्यूट करती थी एक्वीफर को. ठीक है, सो दीज आर पोल्यूटिंग द एक्वीफर, क्योंकि ये क्या डिस्पोज कर रहे हैं, जब हम ये जो वेस्ट वाटर था तो ये सब जाके क्या अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर में मिलता था और वो उसको पोल्यूट कर देते थे. ठीक है, तो ये इरिगेशन, ये सॉरी इंडस्ट्रियल हो गया. अब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं. एग्रीकल्चर में देखिए सबसे है पहला इरिगेशन रिटर्न फ्लो. इट इज़ वेरी मेनी टाइम्स आई टॉक्ड अबाउट दिस कि आपको पता है कि जो हम इरिगेट करते हैं किसी भी एरिया को फॉर अवर एग्रीकल्चर, तो कुछ जो पानी हम डालते हैं, कुछ वाटर क्रॉप्स कंज्यूम करती हैं, कुछ वो ट्रांसपिरेशन हो जाता है, और कुछ क्या होता है इरिगेशन रिटर्न फ्लो हम जिसको बोलते हैं. इट्स ड्रेन टू सरफेस, जो अंडरलाइन ग्राउंड वाटर, मतलब क्या है, वो ग्राउंड वाटर में कुछ पानी चला जाता है. तो वो जो पानी जाता है वो इंक्रीज क्या होता है, वो सैलाइन रहता है. क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्या होते हैं, जो फर्टिलाइजर डले होते हैं वो केमिकल्स उसमें मिले रहते हैं. ठीक है, तो ये जो होता है ये कॉज करता है क्या, डिग्रेड करता है ग्राउंड वाटर क्वालिटी.
ठीक है। जैसे आपका मैग्नीशियम हो गया, सोडियम हो गया, तो ये क्या है, बाइकार्बोनेट हो गया, क्लोराइड हो गया, नाइट्रेट हो गया। तो जो एग्रीकल्चर लैंड वाला जो अगर हम वाटर का हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें ये कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा आता है। ठीक है। सो दिस इज़ द फिर अगर हम एनिमल वेस्ट की बात करते हैं तो आप अगर कहीं डेयरी एरिया में जाएंगे जहाँ मिल्क प्रोडक्शन होता है, अगर आप उस एरिया में ग्राउंड वाटर टेस्टिंग करेंगे तो उस एरिया में अधिकतर क्या होता है कि आपको नाइट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा मिलता है, या फिर ऑर्गेनिक जो वेस्ट ऑर्गेनिक जो मटेरियल होता है वो ग्राउंड वाटर में मिलता है। तो क्यों होता है ये? बिकॉज क्योंकि अगर आप किसी डेयरी फार्म में जाते हैं जहाँ मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, उनका एक ही जगह होता है, एक ही जगह रहते हैं, और इट विल प्रोड्यूस अ हाफ टन ऑफ मैन्योर ऑन अ ड्राई वेट बेसिस, मतलब उनका जो वेस्ट निकलता है वो बहुत निकलता है ना। तो उससे वो जो सॉइल रहती है धीरे धीरे क्या होता है वो वेस्ट, जब बारिश हो रहा है तो भी क्या होता है वो पानी में मिक्स होकर वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, और जो उसको कंटामिनेट करता है। तो नाइट्रोजन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये अधिकतर आपको मिलेगा अगर आप मिल्क प्रोडक्शन एरियाज में कहीं जाते हैं तो। ठीक है। तो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड हर्बिसाइड, सेम एज आई डिस्कस इन द इरिगेशन पार्ट। अगर हम मिसलेनियस प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हमारा अर्बनाइजेशन आ जाता है ना। तो अर्बनाइजेशन, जैसे कि अर्बनाइजेशन मतलब कि हम सिटीज़ वगैरह में जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हो कर रहे हैं हम, ड्यू टू फॉर सीवेज लाइन डेवलपमेंट, सेप्टिंग टैंक, तो उनकी वजह से बहुत ग्राउंड वाटर क्वालिटी में चेंजेस आ जाते हैं। अगर आप किसी गांव के एरिया में और किसी सिटी के एरिया में दोनों की ग्राउंड वाटर क्वालिटी देखेंगे तो बहुत डिफरेंस आएगा इन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम, पोटेशियम, नाइट्रेट एंड बायोलॉजिकल कंपोजिशन में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट जो है स्पिल एंड सरफेस डिस्चार्ज। Spill and surface discharge. Liquid discharge into the ground surface in an uncontrolled manner can migrate downward to degrade groundwater quality. At industrial site, casual activities may include boil over losses during transfer of liquid, leak from pipe and valves, and inadequate control of waste from storm runoff. So this is all the reason that if we कैजुअली हम कोई काम कर रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट लिक्विड डिस्चार्ज है वो डायरेक्टली क्या है ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट करता है। ठीक है। तो स्टॉक पाइल्स है नेक्स्ट, हमारा क्या है स्टॉक पाइल्स है। सॉलिड मटेरियल्स, जो स्टॉक पाइल्स होता क्या है सबसे पहले मैं बताती हूँ। आप किसी इंडस्ट्री एरिया में जाइएगा, इंडस्ट्रियल जहाँ कोई प्लांट होगा, ठीक है, स्टील प्लांट हुआ, सीमेंट प्लांट हुआ, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट में आप जाएंगे, ठीक है, बड़े, तो आप जैसे आसपास देखेंगे बहुत ही ऊंचे ऊंचे ऐसे ढेर लगे रहते हैं वेस्ट मटेरियल के, सॉलिड वेस्ट मटेरियल के, उसको हम स्टॉक पाइल बोलते हैं। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये रॉ मटेरियल रहता है, इसमें डिफरेंट केमिकल्स रहते हैं इसमें, जैसे हैवी मेटल्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, अदर इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूंट हो गए, तो ये सब जो रहते हैं ये उस वेस्ट मैटर में रहता है। तो जब बारिश वगैरह होती है तो क्या होता है ये धीरे धीरे लीचिएट बन के और ग्राउंड वाटर में मिक्स हो जाते हैं, उसको पोल्यूट कर देते हैं। ठीक है। फिर दूसरा हमारा जो है वो है सेप्टिक टैंक एंड सीज पूल्स। This is a very another potential source of groundwater pollution, septic tanks and cesspool. So जो डोमेस्टिक वेस्ट रहता है तो बहुत सारे मिनरल्स ऐड करता है ग्राउंड वाटर में, तो bacteria, virus are very much due to this septic tanks and cesspools. Okay. फिर नेक्स्ट हमारा आता है डाइसिंग, रोडवे डाइसिंग। अब सबसे पहले देखिए डाइसिंग होता क्या है। आप अगर किसी बर्फीले इलाके में जाएंगे जहाँ
स्नोफॉल होता है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि रोडों में सॉल्ट नमक डालते हैं, क्यों? क्योंकि स्लिप ना करे। लेकिन वो सॉल्ट डालते हैं, लेकिन जब वो सॉल्ट मेल्ट होता है, जब सनलाइट आती है, सनरेज पड़ती है, जब टेम्परेचर बढ़ता है वो मेल्ट होता है, तो वो क्या होता है, वो पानी, वो जो सैलाइन नमक जो रहता है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, वो क्या है, परकुलेट होके धीरे धीरे क्या होता है, ग्राउंड वाटर में चला जाता है और ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करता है। ठीक है। फिर क्या है आपका सलाइन वाटर इंट्रूजन और सरफेस। सलाइन वाटर इंट्रूजन का मतलब यह है कि जो एरियाज जो होते हैं, जो कोस्टल एरिया के पास रहते हैं, और आपको पता है जो कोस्टल एरिया में जो समुंदर का जो पानी होता है, ओशियंस का, वो सलाइन रहता है। ठीक है। तो हम सपोज ये हमारा एक लाइन है, यहाँ पे क्या है, ओशियन है, और यहाँ पे क्या है, हमारा कोस्टल एरियाज है। ठीक। अब यहाँ पे सपोज एक वेल है। ठीक है। तो यहाँ से पानी निकाल रहे, जब पानी निकाल रहे हैं तो पानी दोनों तरफ से आ रहा है ना, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है। तो ये जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है, इससे तो ओशन का पानी भी इसमें आने लगता है। मतलब ओशन का पानी आया लैंड पे, तो ओशन का पानी क्या होता है, हाईली सलाइन रहता है, तो ये क्या होता है, एक्वीफर को भी कंटामिनेट कर देता है, धीरे धीरे इसमें आते रहता है, सैलिनिटी बढ़ती जाती है। ठीक है। तो जो कोस्टल एरियाज हो गए, जैसे उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इसमें ये प्रॉब्लम बहुत होती है सलाइन वाटर की। तो सरफेस वाटर कैसे पोल्यूट करता है ग्राउंड वाटर को? आपको पता है सरफेस वाटर तो डायरेक्टली कनेक्ट ही है अर्थ से। ठीक है। तो जो भी पानी, अगर हम सरफेस वाटर कंटामिनेंट हो गए, तो ऑब्वियसली अगर वहाँ की रॉक हाईली पोरस और परमेएबल है, तो पानी बिलो द अर्थ तो जाएगा, इनफिल्ट्रेट होगा, पर्कुलेट होगा, ग्राउंड वाटर को पोल्यूट भी करेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है एटीन्यूएशन ऑफ पोल्यूशन। ठीक है। अब कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? Pollutant in groundwater can be removed or reduced in concentration with time and with distance। ठीक है। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत से मेथड्स हैं, जैसे कि आप देखते हैं हम एक फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से क्या होता है, जो सस्पेंडेड मटेरियल्स रहते हैं उसको रिमूव कर सकते हैं एंड दिस सेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट ग्राउंड सरफेस where polluted surface water is infiltrating into the ground. During groundwater flow, filtration can remove particulate form of iron and manganese as well as precipitate found by chemical reaction. सेकेंड आपका आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन से कैसे ग्राउंड वाटर को हम पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं? जैसे एब्जॉर्प्शन सर्व एज अ मेजर mechanism for attenuating groundwater pollution, such as like clays, metallic oxide and hydroxides and organic matter function as absorptive material। ये जो मैंने भी बात की है ना, क्ले, मेटेलिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, ये इनकी बहुत एक प्रॉपर्टी होती है कि ये मटेरियल को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो मोस्ट पोल्यूटेंट कैन बी अब्जॉर्ब अंडर फेवरेबल कंडीशन। तो बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट होते हैं जो अंडर फेवरेबल कंडीशन जब इन एलिमेंट से कांटेक्ट में आते हैं, तो ये क्ले क्या होता है, उसको क्या अब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब ग्राउंड वाटर से अपने में अब्जॉर्ब कर लेता है। सो with the general exception of chloride and to a lesser extent nitrate and sulfate. The absorption process depend on the type of pollutant and the physical and chemical properties of both the solution and the surface material. Okay. फिर नेक्स्ट हमारा क्या आता है, केमिकल प्रोसेस। Precipitation in groundwater can occur where appropriate ions are in solution in sufficient quantities. The most important precipitation reaction for the major constituent involve calcium, magnesium, bicarbonate, and sulfate. Trace elements having important precipitation potential include arsenic, barium, cadmium, copper, cyanide, fluoride, iron, lead, mercury, etc. Where moisture in the near surface zone may be minimal, chemical precipitate become a major attenuation mechanism. फिर हमारा आ रहा है microbiological decomposition. So most pathogenic microorganisms in the soil do not flourish in the soil and hence are subject to ultimate destruction. The timing of which depend on different species and environmental conditions. Bacteria and viruses, as particulate matter suspended in water, tend to move slow through a porous media than water. Okay.
फिर आता है हमारा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन सिंपल सा मतलब है डाइल्यूशन से हमारा कि हम कंटेमिनेट वाटर है, अगर हम उसमें फ्रेश वाटर डाल देंगे, डाइल्यूट कर देंगे, तो उसका जो पोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो अगर सपोज आपका अगर नाइट्रेट ज़्यादा है ग्राउंड वाटर में, आप उसको फ्रेश वाटर से डाइल्यूट कर देंगे तो उसका नाइट्रेट कंसंट्रेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, so this is about dilution, and this is all about the today's lecture, that what are the major sources of groundwater pollution, how we can control it. Okay, thank you for listening, have a nice day.